आदर्श कुमार, गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय घसोजीन। आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी कक्षा का अध्याय 9 है। इसे हम इंग्लिश में डाटा हैंडलिंग कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि आप डाटा को किस प्रकार से हैंडल करते हैं, ये हमें सीखना है। देखिए, हम आंकड़ों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत बार करते हैं। जब भी आप बाज़ार में जाते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी हैं, तो आप लिस्ट लेकर जाते हैं कि कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में खरीदनी है। ये आपका आंकड़ों का प्रयोग है। और आज का जो हमारा विषय है आंकड़ों का प्रबंधन, वो हमारे दैनिक जीवन से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। आपको सिर्फ अपने आप को उससे जोड़कर या कोरिलेट करके देखना है। सबसे पहले आंकड़े किसे कहते हैं? आंकड़े या डाटा संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। आपने अपनी कक्षा के अटेंडेंस रजिस्टर यानी दैनिक हाजिरी रजिस्टर को अवश्य देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि उसमें बच्चे की कौन कौन सी सूचना दर्ज होती है? उसमें रोल नंबर, बच्चे का नाम, पिता का नाम, बच्चे की कैटेगरी, बैंक अकाउंट नंबर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, पता। यहाँ जो SRN लिखा गया है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, बच्चे को जब एडमिशन लेना हो या उसे एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाना हो तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। क्या इनके अतिरिक्त भी कोई और सूचना रजिस्टर में दर्ज होती है? इनके अतिरिक्त बच्चे का दाखला नंबर यानी एडमिशन नंबर, जन्म तिथि, आधार नंबर, एनरोलमेंट नंबर, महीने में बच्चे की उपस्थिति, बच्चे की माता का नाम इत्यादि की जानकारी रजिस्टर में दर्ज होती है। जब भी विद्यालय के मुखिया द्वारा या विभाग द्वारा बच्चे की कोई जानकारी शिक्षक को देनी होती है, तो वो अपने इकट्ठे किए हुए आंकड़ों से बड़ी आसानी से जानकारी दे सकता है। यदि हमारे पास कक्षा में एक ही नाम के अधिक बच्चे हों या दो बच्चों के माता पिता के नाम भी एक जैसे हों, तो हम उन्हें किस प्रकार अलग करेंगे कि उनकी जानकारी गलत ना हो? उसके लिए हम रोल नंबर देते हैं। तो आप देखिए कि एक अध्यापक किस प्रकार से इतनी सारी सूचनाओं को व्यवस्थित ढंग से अपने रजिस्टर में दर्ज करता है। उसके बाद बताइए, क्या आपने कभी क्रिकेट मैच का स्कोर बोर्ड देखा है? कुछ विद्यार्थियों ने स्टेडियम में देखा होगा और कुछ विद्यार्थियों ने टीवी पर इसे देखा होगा। उसमें हमारे पास गेंदबाजों के लिए इस प्रकार की सूचनाएं प्रदर्शित होती हैं। हमारे पास यहाँ 4 गेंदबाज हैं, A, B, C और D, जिन्होंने 10-10 ओवर फेंके। उसके बाद मेडन ओवर, दिए गए रन और लिए गए विकेटों को दर्शाया गया है। किस गेंदबाज ने कितने रन दिए,
कितने विकेट लिए और कितने मेडन ओवर फेंके। यदि बल्लेबाजों की बात करें तो इस प्रकार का स्कोर दिखाई देता है। हमारे पास 4 बल्लेबाज हैं, ई, एफ, जी और एच। किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए, उन रनों के लिए कितनी गेंदें खेली और कितने समय में उन रनों को बनाया। आप देख सकते हैं कि इस मैच का जो स्कोर बोर्ड है हमें बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। स्कोर बोर्ड से हमें केवल हार जीत की सूचना नहीं मिलती, बल्कि और भी उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितना समय लिया और कितनी गेंदों का सामना किया। सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी ने कितने ओवर फेंके और कितने रन दिए। यदि हमारे पास इन आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो हमें बहुत सी सूचनाएं मिलती हैं। हम एक एक्टिविटी के माध्यम से देखते हैं कि आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। किसी कक्षा के विद्यार्थी एक पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक ने विद्यार्थियों से 4 फलों केला, सेब, संतरा या अमरूद में से एक फल चुनने को कहा। इसकी सूची बनाने का काम उमा को सौंपा गया। उसने सभी बच्चों की एक सूची बनाई और प्रत्येक नाम के सामने उसके द्वारा चुना हुआ फल लिख दिया, ताकि यह सूची बच्चों की पसंद के अनुसार उन्हें फल देने में शिक्षक की सहायता कर सके। यह हमारी स्थिति 1 है, जिसमें बच्चों का नाम और उनके सामने उनके द्वारा चुना हुआ फल लिखा गया है। प्रीति ने केले को चुना है, अमर ने सेब, फातिमा ने अमरूद, अमिता ने संतरा, राघव ने सेब, रमन ने केला, राधा ने संतरा, फरीदा ने अमरूद, अनुराधा ने केला, रति ने केला और इसी प्रकार अन्य बच्चों के नामों के सामने उनके द्वारा चुने हुए फल लिखे गए हैं। शिक्षक को प्रत्येक बच्चे के नाम के सामने फल को देखकर पहले एक फल की फिर दूसरे फल की गिनती ना करनी पड़े। उमा ने सिर्फ फलों के नामों की सूची बनाई। उसने बच्चों के नामों के सामने लिखे हुए फलों को लिया और इस प्रकार उसने सूची बनाई। आप देख सकते हैं कि इससे शिक्षक को पता लगाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी कि उसे किस प्रकार के कितने फल चाहिए। लेकिन क्या आप इसका कोई और तरीका भी सोच सकते हैं। दूसरी स्थिति में सलमा के मन में एक और विचार आया। उसने फर्श पर 4 वर्ग बनाकर उनके सामने एक एक फल के नाम लिख दिए और बच्चों को उनकी पसंद वाले फल के वर्ग में कंकड़ रखने को कहा। 4 वर्ग बनाने के बाद उनके सामने एक एक फल के नाम लिखे गए हैं। उसके बाद बच्चों द्वारा कंकड़ रखे गए। केले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। संतरे में 1, 2, 3। सेब में 1, 2, 3, 4, 5। अमरूद में 1, 2, 3, 4। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कंकड़ गिनकर
आसानी से बताया जा सकता है कि प्रत्येक प्रकार के कितने फलों की आवश्यकता है। यह स्थिति एक से बेहतर तरीका है कि जिससे सूचना आसानी से मिल सकती है। क्या आप इसका अन्य कोई तरीका सोच सकते हैं? भावना ने कहा, हम कंकड़ की बजाय कागज पर निशान या चिन्ह लगा सकते हैं। और उसने स्थिति 3 को इस प्रकार प्रदर्शित किया। सबसे पहले उसने चारों फलों के नाम लिखे और जिन जिन बच्चों ने उन फलों को चुना उन उन बच्चों के लिए एक एक चिन्ह उसने लगा दिया। और उसके बाद चिन्हों को गिनने के बाद बताया, केला 8 विद्यार्थियों ने, सेब 3 विद्यार्थियों ने, संतरा 5 विद्यार्थियों ने और अमरूद को 4 विद्यार्थियों ने चुना है। आप देख सकते हैं तीनों स्थितियों में तीसरी स्थिति में प्रदर्शन आंकड़ों के लिए सबसे बेहतर था। इसे हम कुछ और उदाहरणों की सहायता से करेंगे। उससे पहले मिलान चिन्ह हम सीखेंगे। अभी जो भावना ने चिन्हों का प्रयोग किया उसकी जगह हम मिलान चिन्हों का प्रयोग करेंगे, जिन्हें हम टैली मार्क्स कहते हैं। हमें कोई भी संख्या प्रदर्शित करने के लिए चिन्ह बनाने हैं। 1 के लिए एक सीधा डंडा, 2 के लिए 2 सीधे डंडे, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 और 5 के लिए 4 डंडों में एक तिरछा डंडा लगाना है, जो पहले डंडे के ऊपरी सिरे से चौथे डंडे के निचले सिरे की तरफ जाएगा। और संख्या 6, 7, 8, 9 और 10 को इस प्रकार दर्शाना है। 6 के लिए 5 का चिन्ह, उसके बाद एक डंडा, 7 के लिए 5 के चिन्ह के बाद 2 डंडे, 8 के लिए 5 के चिन्ह के बाद 3 डंडे, 9 के लिए 5 के चिन्ह के बाद 4 डंडे और 10 के लिए 2 5 के चिन्ह। इससे अधिक आवश्यकता के अनुसार हम इसी प्रकार आगे अपने मिलान चिन्हों को लगाते रहेंगे। अब देखते हैं कि इन मिलान चिन्हों का उपयोग करके किस प्रकार हम सारणी बनाएंगे। हमारे पास उदाहरण दिया गया है। एकता से उसकी कक्षा 6 के जूतों के माप के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहा गया। उसने नीचे दर्शाए अनुसार अपने आंकड़े लिखे। उसने सभी बच्चों के जूतों के नंबर लिख लिए और उसे जावेद निम्नलिखित सूचना जानना चाहता था। अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप और न्यूनतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप। क्या आप इस सूचना को ज्ञात कर सकते हैं? इसके लिए हम मिलान चिन्ह का उपयोग करके सारणी बनाएंगे, जिससे इन सूचनाओं का उत्तर देना बहुत आसान होगा। सबसे पहले जूतों का माप लेंगे, उसके बाद मिलान चिन्ह और अंत में विद्यार्थियों की संख्या। एकता द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों में सबसे पहले 5 नंबर है, तो हम जूतों के माप अगर देखेंगे 4, 5, 6, 7 और 8 हैं, तो हम जूतों के माप में 4, 5, 6, 7 और 8 को पहले लिखेंगे। उसके बाद पहले आंकड़े से हम शुरू करेंगे जो 5 है, उसको 5 माप के सामने मिलान चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। उसके बाद 4, 7, 5, 6, 7, 6, 5, 6, 6, 5, 4,
अब हमारे पास 5 में 4 की बजाय 5 का निशान लगेगा। उसके बाद 6 में भी 4 डंडों के बजाय 5 का निशान। 8, 7, 4, 6, 5, 6, 4, 6, 5, 7, 6, 7, 5, 7, 6, 4, 8 और 7। हमने इन पर सर्कल के निशान इसलिए लगाए हैं ताकि कोई भी आंकड़ा छूट ना जाए। ये सब निशान लगाने के बाद देखिए, जूतों का जो माप 4 है उसमें विद्यार्थियों की संख्या मिलान चिन्ह से गिनने के बाद हमें 5 प्राप्त हुई। माप 5 में 8, 6 में 10, 7 में 7, 8 में 2। इस आंकड़ों के हमारे जो सारणी के द्वारा हम जावेद की सूचना का उत्तर दे सकते हैं। उसने पहली सूचना जो जाननी चाहिए थी वो थी अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूतों का नाप। सारणी में सबसे अधिक विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास 10 है, जिनका माप 6 था। इसीलिए हम जावेद की सूचना का जो उत्तर देंगे वो पहली सूचना का उत्तर 6 होगा। दूसरी सूचना थी न्यूनतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप। विद्यार्थियों की संख्या में जब आप देखेंगे तो सबसे कम संख्या 2 है और उनके सामने जूतों का माप 8 है। दूसरी सूचना का उत्तर 8 होगा। जो कुछ हमने सीखा उसके अनुसार आपको होमवर्क दिया गया है। आपको ध्यान से प्रश्नों को देखना है और उनका जवाब देना है। सबसे पहले आपके सामने पहला प्रश्न है। उसके बाद आपको दूसरा प्रश्न करना है और उसके बाद आपको तीसरा प्रश्न करना है। आपको ये 3 प्रश्न हल करने हैं। धन्यवाद।